हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुत्रिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाई पुरू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी और चैप्टर 1 हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं। पर इंग्लिश को अगर आपको देखना है तो एक हमारे अलग से सेशन चल रहा है जिसमें इंग्लिश की एनसीईआरटीज़ हैं और ये जो है हिंदी की एनसीईआरटी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, ये उसके मन में जो है एक सवाल आया। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई अगर हमें कल का बारे में पता करना है, परसों का पता करना है, 1 महीने पहले का, 2 महीने पहले का, तो हम ईजिली पता कर सकते हैं। साल, 2 साल, 5-10 साल पहले का भी पता करना है तो हम अपने बड़े बुजुर्गों से पता कर सकते हैं, 10, 20, 30, 50 साल का। और ज़्यादा टाइम पुराना उसका हम कैसे पता करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो अतीत के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चन हम डायरेक्टली पूछे हुए। लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, जो कृषक होते थे, पशुपालक होते थे, शासक होते थे, आखेटक, शिल्पकार, ये किस तरीके से जीवन बिताते थे, क्या करते थे ये, और जो है इनका काम क्या होता था, किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते थे, इसके बारे में पता करना। बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से नाटक देखते थे, कौन कौन से गाने गाते थे। इस सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में जो है अतीत के बारे में हम अतीत के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, हम उस चीज़ को बाहर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, पहले मैप डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कहाँ है मैप? ये रहा। ठीक है, ये मैप हो गया। तो मैप में ये जो हो गई, ये जो नदी हो गई झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो पंजाब बना है इन 5 नदियों के नाम से। ये सिंधु नदी पाकिस्तान वाले एरिया में। ये थार जो है वो रेगिस्तान वाला, राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, काबुल, ये है काबुल नदी हो गई। ठीक है, अफगानिस्तान वाले एरिया में। सुलेमान पहाड़ी हो गई, ये किरथर हो गई। ठीक है, ये हिमालय की पहाड़ियाँ हो गई, हिमालय का पर्वत जो है ये वाला रीजन। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में गारो पहाड़ियाँ। ये गंगा नदी जो है ये पूरी बह के जा रही है, ये गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी हो गई, है ना। ये यमुना नदी हो गई, ये यमुना नदी। ये चंबल नदी हो गई। ठीक है, विंध्य पर्वत हो गया। विंध्य पर्वत कौन सा है? ये वाला विंध्य पर्वत हो गया। ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हो गई। ये ताप्ती नदी हो गई। ठीक है, ये नर्मदा नदी हो गई आगे जाके। ठीक है, सतपुड़ा और नर्मदा। ठीक है, ये सोन नदी हो गई। ठीक है, ये सोन नदी हो गई। ये महानदी हो गई। ठीक है, ये गोदावरी हो गई। ये दक्कन वाला एरिया होगा, दक्कन का पठार। ये कृष्णा नदी हो गई। ये तुंगभद्रा नदी हो गई। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, ये कावेरी नदी हो गई। ये पेन्नार नदी हो गई। ये लक्षद्वीप, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ये अंडमान निकोबार वाला एरिया, नीचे हिंद महासागर। ठीक है, ये श्रीलंका वाला एरिया। ठीक है, तो ये अभी अपन दोबारा से ऊपर चैप्टर पे चलते हैं। मानचित्र 1 जो दे रखा है प्रश्न नंबर 2 पे, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। नर्मदा नदी जो है इसके तट पर कई लाख वर्षों से लोग जो है इसके तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो कलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, संग्राहक, कुशल संग्राहक, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो यहाँ के आसपास जो विशाल जंगल जो पाया जा रहा है उसकी संपदा से, मतलब उसमें जो भी यूज़फुल चीज़ें जो उसमें पाई जा रही हैं, मेडिसिन, फ्रूट्स और
XYZ जो भी चीज़ें जो है लकड़ी वगैरह, तो उसकी विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अपने भोजन के लिए वो रूट्स वगैरह, फ्रूट वगैरह, ठीक है, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे वो, ठीक है। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब उनका शिकार करते थे, ठीक है। तुम उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और कृतर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और कृतर पहाड़ियाँ ये है। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में करीबन 8,000 साल पहले इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8,000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो गेहूं और जौ जैसी फसलों का जो सबसे पहले कृषि की तरह उगाना, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से उगाना जो है, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों की तरफ 8,000 साल पहले स्टार्ट किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है, ये लोग गांव में रहते थे। तो इन्होंने क्या, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना स्टार्ट किया, भेड़, बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। गांव में रहते थे ये लोग। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पूर्व में गारो कौन सा एरिया हो गया, अपन ने डिस्कस किया था पहले कि उत्तर पूर्व में जो गारो वाला एरिया हो गया वो ये हो गया, और मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ ये हो गई, ठीक है, ओके। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये कोई दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं सुलेमान और किरतर पहाड़ी के अलावा जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर गेहूं की बात की जाए, गेहूं की, ठीक है, तो गेहूं जो है वो सबसे पहले कहाँ हो गया, क्या, सुलेमान और किरतर पहाड़ियों की तरफ, ठीक है, 8,000 साल पहले। लेकिन अगर हम चावल की बात करें तो चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? तो चावल जो है सबसे पहले गारो और विंध्य पहाड़ियों की तरफ जो है उगाया गया था, ठीक है। वे स्थान बिंदी के उत्तर में स्थित थे। ये स्थान जो है बिंदी के उत्तर में स्थित थे। बिंदी का उत्तर का मतलब क्या हो गया, इधर वाला एरिया, ठीक है, ये बिंदी के उत्तर वाला एरिया, ठीक है, ऊपर उत्तर हो गया, ठीक है। तो बिंदी के उत्तर वाले एरिया में स्थित थी, ठीक है। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो मानचित्र पर सिंधु कौन सी हो गई, सिंधु ये हो गई, इसकी सहायक नदी ये हो गई, 5 जो है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। तो ये इधर है गई उत्तर पश्चिम वाले एरिया में हो गई। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। भाई बड़ी नदी होती है एक तो, जैसे सिंधु नदी होगी, उसकी छोटी छोटी नदी होगी सतलुज, झेलम, चिनाब, तो उसकी जो है ये सहायक नदियाँ हो गई, छोटी छोटी नदियाँ हो गई जो आगे जाके जो है अपनी बड़ी नदी में, मेन नदी में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। करीबन 4700 साल पहले इन जो है नदियों के किनारे, जैसे कि ये जो 4-5 नदी हो गई, मेन सिंधु नदी हो गई, तो इनके सारे क्या है कि कुछ आरंभिक नगर फले फूले, स्टार्टिंग में शहर बसना स्टार्ट हुआ इनके किनारे पर, इनके बैंक पर, ओके। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। भाई देखो सिंधु घाट नदी जो है उसके चारों तरफ या उसके दोनों तरफ जो है बैंक पर, तो जो शहरों का विकास जो हुआ वो तो करीबन 4700 साल पहले हुआ, लेकिन गंगा नदी वगैरह हो गई, इसकी सहायक नदियाँ हो गई, और समुद्री तटवर्ती जो इलाके हो गए, इनमें जो फर्स्ट टाइम नगरों का जो विकास हुआ करीबन 2500 साल पहले हुआ था, ठीक है। गंगा था इसकी सहायक नदी, सोन का पता लगाओ। तो गंगा और इसकी सहायक नदी क्या है, मध्य वाले एरिया में है। ये गंगा नदी ये हो गई और सोन नदी ये हो गई, ठीक है। गंगा नदी यहाँ तक जा रही है, पूरी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलेगी, ठीक है। तो और ये हो गई इसकी सहायक नदी, सोन नदी हो गई, ठीक है। तो गंगा और सोन नदी, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। अपन मैप में जो है इस एरिया को देख लेते हैं। ये जो एरिया है गंगा नदी, सोन नदी, उसके नीचे की साइड में जो एरिया, दक्षिण की साइड में जो एरिया है, ये मगध वाला एरिया हो गया, ठीक है, मगध वाला एरिया। और अपन देखते हैं इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध राज्य के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। देश के ऐसे बहुत सारे हिस्से थे, उसमें ऐसे राज्यों की स्थापना
की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने हमेशा जो है एक महाद्वीप उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है यात्रा की थी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, वो कई रीजन से जाना हो सकता है। वो रीजन्स जैसे कि व्यापार के लिए जाना, या फिर और भी कई, या फिर ट्रैवल के लिए जाना। ठीक है, तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो कभी कभी क्या है, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, भाई इतनी हाइट पर चढ़ना तो लोगों के लिए उतना सर्वाइव करना सिंपल नहीं है, क्योंकि अचानक से हाइट पर जाओगे, या फिर हाइट पर इस तरीके से चलना, ठंडी वाला इलाका होता है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है। और रेगिस्तान वाला एरिया हो गया, भाई धूप, गर्मी, तपती रेत वगैरह, तो उसमें चलना। नदी हो गई, नदियों में भाई कितना कोई सफ़र करेगा। ठीक है, और समुद्र वगैरह हो गए, समुद्रों से जो समुद्री जो व्यापार जो होता था, उसके थ्रू जो है लोग समुद्र के थ्रू सफ़र करते थे। तो ये जो यात्राएं होती थी वो जोखिम भरी होती थी, बहुत स्ट्रगल होता था इनमें। ठीक है, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो यात्रा जो असंभव नहीं थी, लोग फिर भी यात्राएं करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तो लोग काम की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब है कि जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, नगर बसा लिए उन्होंने, वहाँ कभी कभी का पानी उफान पर आ गया, बाढ़ आ गई, तो वहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है। पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं तो भूस्खलन वगैरह हो गया, तो वहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये भी कई सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से उन्हें जो है सफ़र करना होता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी क्या होता था कि युद्ध वगैरह होते थे, तो सेनाएं जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीतने के लिए जाती थी। जैसे कहीं किन्हीं दो राजाओं की जो है लड़ाई हो गई, तो उसके लिए जो है युद्ध हो रहा है। कोई भी युद्ध देख लो, जैसे पानीपत का युद्ध देख लो, और हल्दी घाटी देख लो, या फिर खानवा का कहीं भी, तो दूसरी जगह जाके वहाँ पर युद्ध कर रहे हैं वो। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। इसके अलावा व्यापारी जो होते थे कभी कभी काफिले में, ठीक है, इकट्ठे हो गए ढेर सारे, ठीक है, काफिले में, या तो काफिले में, तो कभी जहाज़ों में, कभी पानी के जहाज़ों में। ठीक है भाई, धरती टेरेस्ट्रियल या स्तनीय जगह पे जा रहे हैं तो काफिले में जा रहे हैं, पानी वाले एरिया में जा रहे हैं तो जहाज़ों में जा रहे हैं। ठीक है, अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। भाई बिजनेस के लिए जाना होता है, या जो भी बिजनेस के लिए जाना होता है व्यापारी को, तो ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, तो एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को शिक्षा देने, सलाह देने, जो है एक गांव से दूसरे गांव में, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक सफ़र करते थे कि लोगों को जो है जागृत किया जा सके। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग क्या होते थे, जैसे कि ट्रैवलिंग करते थे ना लोग, अलग अलग राज में राजाओं के पास दरबार में आते थे दूर दूर से, जैसे कि चीन वगैरह से आ गया, या अलग अलग कंट्री से आ गए। ठीक है, या कर्नल जेम्स टॉड वगैरह, ये इनके बहुत एकदम विख्यात एग्जाम्पल्स हैं ये। तो ये क्या करते थे, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए, नए वास्को डी गामा घूमने निकला था, इंडिया की खोज कर दी, तो नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश भी यात्रा करते थे। भाई नए लोगों से मिलेंगे, नई जगह की खोज करेंगे, और इस तरीके से जो है लोग सफ़र करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इन सभी यात्राओं से क्या हुआ, लोगों के एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। भाई लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो धीरे धीरे लैंग्वेज सीखना, उनके हाव भाव सीखना, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब रहना खाना, किस तरीके से बात वगैरह करना, और उनका कल्चर क्या है, ये सब सीखना जो है लोगों को सीखने का अवसर मिला। ठीक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये बहुत मतलब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज लोग क्यों यात्रा करते हैं। तो एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। मतलब अगर भारत के उपमहाद्वीप की बात की जाए तो इसमें पहाड़, पर्वत, समुद्र, भाई पश्चिम और पूरब दोनों तरफ, और नीचे दक्षिण की तरफ, मतलब तीनों तरफ समुद्र है। ठीक है, अगर नीचे वाली एरिया की बात करें, गुजरात से नीचे की साइड में गुजरात, और गुजरात से नीचे, और इधर पूरा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह, ये सारा जो एरिया है, ठीक है, ये सारा एरिया जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। ऊपर वाला एरिया, नॉर्थ वाला जो एरिया होगा, पूरा पर्वतों पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं ये भारत उपमहाद्वीप का। ठीक है,
हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। भाई लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना उतना आसान नहीं है। भाई समुद्र को पार कर लिया, पहाड़ों को पार कर लिया, ये इतना आसान नहीं है। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, लेकिन जिन लोगों ने ये मन में चाह लिया ना कि नहीं मुझे तो ये करना है, तो उन्होंने ये सब कर लिया। जैसे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू लिया, ठीक है, गहरे समुद्रों को पार कर सके। कितना भी गहरा समुद्र है और लंबा, बहुत लंबा है, लेकिन उसको भी लोगों ने पार कर लिया क्योंकि उनके अंदर चाह थी, ठीक है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए। भारत उपमहाद्वीप या अपना जो उपमहाद्वीप है, इसके बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और यहीं बस गए और यहीं पर रहने लग गए। उन्हें अच्छा लगा तो यहीं रहने लगे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। भाई लोग जो है इस तरीके से आवागमन करेंगे तो हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगी। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। इसका मतलब है कि लोग जो है मूर्तियाँ वगैरह बनाने, पत्थर को तराशने, मतलब कलाकारी सीखने, स्किल्स को डेवलप करने, संगीत रचने, ठीक है, गाने वगैरह बनाना, संगीत बनाना, हाँ, अपनी रचना खुद की बनाना, ठीक है, कि मतलब बहुत अच्छा जो है एक संगीत की रचना बनाना, और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो हम उसी हिसाब से चीज़ों को सीख पाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके का भोजन बनाया जाता है, कि हाँ ठीक है आलू की सब्जी बनानी तो इस तरीके से बनानी, ये करना है। लेकिन अगर बाहर से भी हम इन चीज़ों को सीखें, चाइना में क्या होता है किस तरीके से, जापान में क्या होता है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन वगैरह, इन सब में किस तरीके से बनाया जाता है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हमें चीज़ों को बनाना सीखना और अलग अलग तरीके से जो है हमें चीज़ों को सीखने के बारे में मदद मिलती है। विचार जो हैं आदान प्रदान होते हैं, ग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब लोगों के बीच में दूरियां कम होती है, और जो हमारी जो ट्रिक हैं या फिर हमारे जो भी तरीके हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। तो वो जो क्या है कि अपने तक ही रहकर सीमित नहीं रह जाते। जैसे कि हमें जो है बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान है, मतलब पुराने जो भी प्राचीन भारत के जो लोग थे या वैद्य जो ऋषि होते थे उन्हें बहुत सारी मेडिसिन का ज्ञान होता था। लेकिन कभी कभी क्या है कि उनके ना लिखने के कारण उन्होंने ऐसा कोई लिखा नहीं, या फिर वो बहुत कम लोगों को बता पाए तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गए। लेकिन अगर वो इन्हीं चीज़ों को शेयर करते, जैसे बहुत सारे लोगों ने शेयर की, तो वो परंपराएं आज तक भी चली आ रही है। हमें आज तक भी पता है कि इन चीज़ों से ये होता है, तो हमें ऐसी हज़ारों लाखों आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं उनसे हमें पता है कि ये जो है इस बीमारी के काम आती है या फिर इससे ये होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देशों के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये सही बात है, हम इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भारत। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडस मतलब सिंधु, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि इंडिया जो वर्ड, जो इंग्लिश का वर्ड है इंडिया, वो निकला है इंडस से, इंडस से, ठीक है। इंडस जो है उसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान और यूनान जो अफगानिस्तान से आगे वाले जो एरिया, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे आगे वाले जो एरिया, वो ईरान और यूनान वाले एरियाज हैं। उधर की साइड में जाओगे तो ईरान और यूनान आएंगे। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले वाला वही रीजन है जहाँ गंगा नदी के जो तट पर या किनारे पर उसकी जो बैंक पर नगरों का विकास होने लगा था, ठीक है। तो उस टाइम पर उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज, उत्तर पश्चिम से जो लोग आते थे ना, ईरान और यूनानी जो हैं, उन्होंने सिंधु घाटी या सिंधु नदी वाला जो एरिया उससे हिंदोज का या इंदोज का, और इस नदी के पूर्व में मतलब पाकिस्तान की तरफ यानी कि इंडिया की तरफ, जम्मू कश्मीर, राजस्थान की तरफ, ठीक है, इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। अपन एक बार मैप की तरफ चलते हैं, ठीक है। लोग जो है इधर से आ रहे थे, ठीक है, तो ये जो है सिंधु नदी, इसी लोगों ने हिंदोज या फिर इंदोज का, और इसके जो पूर्व में इधर की साइड में जो वो भूमि प्रदेश जो था, इधर की साइड में जो भूमि प्रदेश है, इससे जो है उन्होंने इंडिया का, ठीक है, ये है उन्होंने इंडिया का। अपन कहाँ पर थे, ठीक है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था।
भरत नाम का जो उपयोग है वो उत्तर पश्चिम में, मतलब आप इस तरीके से समझ लो, जैसे कि मैं एक बार फिर से मैप में बताता हूँ कि ये जो इस एरिया में, करीबन इस एरिया में जो लोग रहते थे उन्हें भरत नाम कहा जाने लगा। ठीक है, ठीक है। तो इधर जो समूह रहता था उसे भरत नाम से जो है जाना जाने लगा, या फिर उसका भरत नाम उनके लिए प्रयोग किया जाने लगा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक करीबन 3500 साल पुरानी कृति है एक ऋग्वेद, है ना, उसमें भी मिलता है। अगर हम भरत की बात करें, ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है 3500 साल पहले जो है एक ऋग्वेद का निर्माण हुआ, संस्कृत की रचना है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, और उसके बाद इसका प्रयोग जो है वो देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ठीक है, एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनकी अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है ये पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें करना क्या होता है कि ताड़ के जो पत्ते होते हैं उन्हें काट करके एक पतली लंबी बुक टाइप का सा बना लिया जाता है, और उन्हें अलग अलग पेज को जो है एक साथ बांध लिया जाता है, तो एक बुक टाइप की बन जाती है। ठीक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है। तो अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये बहुत सिंपल तरीका है कि पुराने टाइम में जो बुक लिखी गई थी हम उसे ढूंढें और उसे पढ़ लें, तो उससे हम उस पुराने जो टाइम पे क्या होता था उसके बारे में हम आराम से जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक है, पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, मतलब पांडुलिपि के लिए इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट शब्द यूज होता है। ये लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ से, हाथ है, से निकला है, और पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। मतलब पांडुलिपि कैसे लिखी होती है? जो ताड़पत्र होते हैं या फिर हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक पेड़ मिलता है, उसकी छाल को विशेष प्रकार से भोज मतलब तैयार किया जाता है। विशेष प्रकार से तैयार करने का मतलब क्या है कि ये जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, ये क्या है कि देखो इसकी इस तरीके से ये चौको टाइप की सी है, ये इस तरीके से आपको रेडी करना है इसे। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ लिख देना है, और ऐसे बहुत सारे जब ये पेज हो जाएंगे, ये पेज समझो एक तरह का, ये पेज है। ठीक है, ये पेज है, तो ये यहाँ से बाइंड कर लोगे, यहाँ से बाइंड हो जाएगा ये पेज, बहुत सारे पेजों को बाइंड कर लो तो एक तरह की बुक बन जाएगी। ठीक है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। भाई बहुत सारा टाइम हो गया, पेड़ की छाल वगैरह है, तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे जो है खाएंगे ही, सॉरी कीड़े वगैरह जो है उसे खाई जाएंगे, या फिर जो है डिकम्पोज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिकम्पोज, मतलब बहुत लंबे टाइम तक जो है अगर ऐसे रहेंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे, बैक्टीरियाज वगैरह या फिर जो भी डिकम्पोजर वगैरह हैं उसको उसका अप्रदान कर देंगे। ठीक है, तो पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। ठीक है, कुछ को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। नष्ट करने का मतलब है कुछ अगर किसी को बुरी लगी तो उसने नष्ट कर दिया, या फिर कोई भी बात हो गई कि कोई भी रीज़न हो सकता है नष्ट करने का, किसी ने जानबूझकर नष्ट किया उसे। ठीक है, तो नष्ट करने, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आज भी जो है ऐसी कई पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ जो हैं मंदिरों और बिहारों में मिलती है। भाई और तो कहाँ मिलेंगी? मंदिरों वगैरह या फिर बौद्ध बिहार वगैरह जो होते थे, मठ वगैरह जो होती है, वहाँ पर क्या है, इन्हें सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, तो वहाँ आज भी मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, इन पुस्तकों में क्या है, धार्मिक मान्यता की क्या क्या मान्यता है, हमारे धार्मिक जो मान्यता है, क्या क्या आचरण है, व्यवहार है, राजाओं का जीवन कैसा है। ठीक है, औषधि और विज्ञान, मेडिसिन्स वगैरह, साइंस वगैरह आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इन सब के अलावा हमारे यहाँ पर क्या है, महाकाव्य भी हैं, कविताएं भी हैं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। इनमें से कई सारे जो हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है,
लेकिन कुछ जो ऐसे हैं वो प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। प्राकृत भाषा का उपयोग कौन करते थे? जो जनरल लोग होते थे, आम लोग जो होते थे, वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख जो होते हैं वो जैसे कि पत्थर या मेटल पर उकेर कर लिखे जाते हैं, ठीक है। उकेर कर जो लिखे जाते हैं या फिर उनमें गड्ढा करके जो लिखे जाते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो अभिलेख बोला जाता है उन्हें। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु, ऐसे लेख पत्थर, ऐसे लेख जो होते हैं वो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल जब आप आज के टाइम में देख सकते हो, जैसे कि आप कोई भी पुराने किले वगैरह या कहीं भी घूमने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि ये जो है महल कब बनवाया गया था और इसमें क्या होता था, ये किसने बनवाया वगैरह, या तो पत्थर वगैरह पर या मेटल वगैरह पर उत्कीर्ण करके उकेर के बनाए गए हैं, ठीक है, बनाया गया होता है। वो जो होता है वो शिलालेख होते हैं, अभिलेख होते हैं वो, ठीक है। अभिलेख जो होते हैं वो शिलालेख वगैरह कोई भी हो सकते हैं, तो अभिलेख बोला जाता है उन्हें, ठीक है। आप आज के टाइम में आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कुछ ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं अन्य जो राजा रानियों के तो मिलते ही हैं, उसके अलावा स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। शासक जो होते थे वो लड़ाइयों में अर्जित विजयों का, जैसे कि ये वाला युद्ध हम जीत गए तो उसको लिखवा दिया कि हाँ इस वाले महाराज ने ये वाला युद्ध जीता, तो विजयों का लेखा जोखा रखते थे, ठीक है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? तो भाई लाभ का तो सीधा है कि ये पहली बात तो जनरली नष्ट नहीं होते, ठीक है, ना इन्हें कीड़े वगैरह खाने का डर रहता है और ये बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं आराम से, इनको कोई नुकसान नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं, हज़ारों सालों तक जो है ऐसे ही रहेंगे। तो अपन जो है आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी जो है उसे देखकर उसे समझ सकती है कि हाँ इस टाइम पर यहाँ क्या हुआ था, ये किस राजा ने करवाया, कौन सा युद्ध हुआ था, या ये वगैरह जो भी XYZ जो है उस लिए। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? भाई कठिनाइयाँ आने का तो मतलब यही है कि ये जो है उसे उकेर कर लिखा जा रहा है, उकेर कर लिखा जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत सावधानी का ध्यान रखना पड़ रहा है और बहुत हार्ड जो है उसे लिखने में बहुत हार्डनेस होती है। भाई जाहिर सी बात है कि अब हार्ड सरफेस पर अगर कुछ लिखना है तो हार्ड सरफेस पर लिखने में दिक्कत तो आएगी, ठीक है। ये साइड में दे रखा है, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख दिखा रखा है ये वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये करीबन 2250 साल पुराना है, 2200 साल, 2200 साढ़े 2200 साल हो गए, लेकिन इसका अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो इसे लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये क्या है कि अशोक नामक शासक था, उसने आदेश दिया तो ये उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी, चैप्टर 8 है इसमें आगे, तो उसके बारे में उस अशोक के बारे में अपन चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि हम जब लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपन हिंदी लिख रहे हैं तो देवनागरी लिपि जो होती है, भाई लिखने का मतलब क्या है, कोई ना कोई लिपि यूज हो रही है। जैसे वर्ड आ गए अ आ ई उ ए ऐ ओ अंगे क ख ग घ छ छ छ ण, जितने भी ये वर्ड हैं ये लिपि हैं। लिपि मतलब जो दिख रहा है, जिसे हम देख के समझ पा रहे हैं, या जिसे हम लिख रहे हैं। का कैसे लिखना है, तो का एक पर्टिकुलर फॉर्म है कि का को इस प्रकार लिखा जाएगा। एक खड़ी डंडी खींचो, एक लेफ्ट में आधा गोला और एक जो राइट में उसका आधा गोला और थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा, ठीक है, वो का हो गया। तो एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसे लिपि बोला जाता है। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। तो लिपियां जो होती है वो अक्षरों या पर संकेतों से बनी होती है। संकेतों मतलब XYZ हो गया, गामा हो गया, XYZ जो भी, ठीक है, तो संकेतों से। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जब हम बोलेंगे या पढ़ेंगे तो एक भाषा का प्रयोग करेंगे। भाषा अगर भाषा नहीं होगी तो हम ना बोल सकते ना पढ़ सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमसे कोई बोले कि हमें फारसी में बोलनी है, हमें जब वो भाषा आती नहीं तो हम बोलेंगे कहाँ से, तो हम मौन रहेंगे, चुप रहेंगे हम। अगर हमें आती है तो हम बोलेंगे, ठीक है। तो एक भाषा होती है हर चीज़ को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए एक भाषा का प्रयोग होता है।
यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, यूनानी और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों में। ठीक है, ये अलग लिपि है और ये अलग लिपि है। ठीक है, यूनानी और अरामेइक भाषा में। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं, पत्थर या ईंटों से बनी इमारत है, उनके अवशेष जो रह जाते हैं खुदाई वगैरह से निकालते हैं ना, कि खुदाई होती है तो वहाँ पे पता चलता है कि हाँ कौन सी सभ्यता निकली है। ठीक है, तो अभी जो स्टडी चलती रहती है बहुत सारी खोजी गई हैं, जैसे कि गणेश्वर सभ्यता हो गई, हड़प्पा हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, कई सारी सभ्यताएं हैं। ठीक है, तो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र हो गए, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। वो किस किस के लिए खुदाई करते हैं, वो खुदाई करते हैं औजारों की प्राप्ति के लिए, हथियारों की प्राप्ति के लिए, बर्तनों की प्राप्ति के लिए, आभूषणों की। भाई औजार और हथियार में अंतर होता है। औजार जो होता है अपन जो डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम सिलने के लिए यूज करें, सुई यूज करते हैं, पहले अलग पत्थर टाइप का सा होता था। ठीक है, मांस को चीरने फाड़ने के लिए यूज करें। और हथियार क्या होता है, हथियार का लड़ाई झगड़े में तलवार हो गई या जो भी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो औजार और हथियार में अंतर होता है। ठीक है, बर्तन वगैरह के लिए, आभूषणों के लिए, ठीक है, तो सिक्कों की प्राप्ति के लिए जो है छानबीन और खुदाई करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं जो होती थी पत्थर की होती थी, पक्की मिट्टी की होती थी, कुछ धातु की बनी हो सकती थी या है, मतलब जो भी, मतलब खोदते टाइम निकाल रहे तो अभी है, बाकी उस टाइम पे थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ऐसे जो तत्व होते हैं वो कठोर होते हैं और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, पक्की मिट्टी हुई है वो इजीली नष्ट नहीं होगी, पत्थर हो गया उसे तो इजीली नष्ट होना ही नहीं है, धातु हो गई उसे भी इजीली नष्ट नहीं होना है। ठीक है, तो यही सब है। और बाएँ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है ये। ठीक है, इस तरह के पात्रों का उपयोग जो 4700 वर्ष पूर्व होता था, मतलब करीबन 4700 साल पहले ऐसे बर्तनों का यूज होता था। 4700 साल पहले क्या हुआ था, सिंधु घाटी के सिंधु नदी के जो है वो दोनों तरफ बैंक पर जो है शहर का विकास हुआ था। ठीक है, तो 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 साल पहले गंगा नदी की जब ठीक है, हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे बने, ये बहुत प्रकार से बने, क्योंकि अपने तो अलग चलते हैं। गोल सिक्का चलता है, 1 का, 2 का, 5 का, ठीक है, अलग, और 10 का जो डबल कलर में गोल्डन एंड अंदर से सिल्वर कलर का, और ये बिल्कुल ही अलग जो है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। एक्चुअली क्या, पुरातत्वविद जो हैं, जानवर हुए, चिड़िया हुई, मछली, इनकी हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, क्योंकि उससे उन्हें पता चलता है कि लोग क्या खाते थे। ठीक है, उनके और पास कौन कौन से जानवर मिलते थे। ठीक है, इस तरह के हमें जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं मोस्टली, तो वनस्पति का अवशेष बचना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है ना। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। लेकिन यदि अन्न के दाने, गेहूँ वगैरह या जो भी चावल वगैरह, ये मतलब पका हुआ भोजन समझ लो एक तरह का, है ना, ये हुआ, लकड़ी के टुकड़े, ठीक है, मतलब पका हुआ भोजन तो क्या, मतलब जल जाते हैं, मतलब वही समझ लो आप एक तरह का। लकड़ी के टुकड़ा को आग जलाई उन्होंने तो लकड़ी के टुकड़ा बच गया जला हुआ, कोयले टाइप के जो भी है ना, तो वे जो जले हुए हैं वो बचे रहते हैं, ऐसे जले हुए रूप में ही बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या आपको लगता है कि पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, है ना। और अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पांडुलिपि हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट, अभिलेख हो गए, ठीक है, और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो है स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब वो किस चीज़ के लिए स्रोत शब्द का यूज करते हैं? उस चीज़ के लिए स्रोत शब्द का यूज करते हैं जो उन्हें डेटा कलेक्ट हो रहा है। जैसे कि मैं बताऊं, भीमबेटका जैसे कि एक केव है, ठीक है, तो उससे उन्होंने जो भी डेटा मिला, ठीक है, औजार मिले, कोई भी टूल्स वगैरह, तो वो उनके लिए स्रोत हो गए। स्रोत का मतलब एक जानकारी का जरिया, स्रोत
मतलब कहाँ से हमें जानकारी कलेक्ट हो रही है, किस तरीके से हमें जानकारी कलेक्ट हो रही है कि लोग क्या यूज करते थे, कौन कौन से औजार जो है यूज करते थे, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ मिले, प्रूफ एक तरह का, प्रूफ जो होते हैं वो स्रोत होते हैं, ठीक है। इतिहासकार यूज करते हैं, हिस्ट्री वाले जो होते हैं वो उसके लिए, प्रूफ के लिए स्रोत शब्द का यूज करते हैं कि हमें यहाँ से ये मिला है। स्रोत का मतलब आप अच्छी तरह से जानते ही हो जो भी, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ये सबको पता है कि इतिहासकार कैसे बोलते हैं, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार होते हैं, ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि जैसे ही हमें प्रूफ मिलते हैं, पुराने टाइम की जानकारियाँ मिलती है, तो अतीत के बारे में या पुराने टाइम के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। क्योंकि इन स्रोतों के माध्यम से, इन प्रूफ्स की हेल्प से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं कि किस तरीके से लोग क्या मतलब शिकार करते होंगे, कौन कौन से टूल्स, जो टूल्स हमें मिले तो हमें उससे पता चला कि इससे हम कपड़े वगैरह सिलने के काम में लेते होंगे, और कोई भी औजार मिला जैसे चीर फाड़ करने के काम में लेते हैं, तो हम क्या पुनर्निर्माण करते हैं, हम इमेजिन करते हैं उस चीज़ को कि इस तरह से जो है होता होगा, ठीक है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो इतिहासकार हुए या पुरातत्वविद जो है वो उन जासूसों की तरह के, कोई भी हमें प्रूफ मिला उसके बेसिस पे जो है एक कहानी मतलब गढ़ ली। वो कहानी जो है उन प्रूफ के बेसिस पर है, जो काफ़ी हद तक सिमिलर है जो उस टाइम जो सिचुएशन हुई थी उससे, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, अतीत एक या अनेक। अतीत एक है या अनेक है? तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे अतीत हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से अलग था, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब भाई जाहिर सी बात है, अगर पशुपालकों तथा कृषकों के जीवन की बात की जाए या उनके अतीत की बात की जाए, मतलब पशुपालकों या कृषकों का अतीत अलग हो गया, मतलब उनका जीवन अलग हो गया बिल्कुल। राजा रानियों का जीवन बिल्कुल अलग हो गया, व्यापारियों का बिल्कुल अलग हो गया, शिल्पकारों का अलग, सबके अलग अलग है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। मतलब जिस तरह के हम आज देखते हैं कि यहाँ के रीति रिवाज नॉर्थ के अलग हैं, साउथ के अलग हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है उस टाइम पे भी अलग अलग रीति रिवाज होते थे अलग अलग जगहों के, ठीक है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर हम आज अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो वहाँ के लोग भोजन के लिए क्या करेंगे? मछलियाँ पकड़ेंगे, उनका शिकार करेंगे, मतलब जानवरों का, फल फूलों का संग्रहण करेंगे, ठीक है। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग क्या करेंगे? खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। मतलब जैसे कि शहर में रहने वाले लोग क्या करें, जो गांव में किसान वगैरह जो होते हैं वो जो खेती करते हैं, जैसे कि उन्होंने फल फ्रूट्स वगैरह किए और बागानों वगैरह में, बाग वगैरह में, है ना, उन्होंने सब्जी वगैरह उगाई वगैरह, तो उन पर डिपेंड रहते हैं। भाई शहर में तो ये सब कर नहीं सकते वो, क्योंकि ज़मीन वगैरह का शॉर्टेज वगैरह, फिर उनके और अलग काम होते हैं, तो वो क्या है कि अन्य लोगों पर, किसानों वगैरह पर डिपेंड रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो आज ही नहीं है, अतीत में विद्यमान थे, उस टाइम पे भी ऐसा ही था जैसा आज होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, इस तरह के अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। भाई राजा महाराजा जो होते थे वो जो भी जीते हारे उसका क्या लेखा जोखा रखते थे वो, है ना, कि उन्होंने ये युद्ध जीता, उन्होंने ये किया, ये बड़ा काम किया वगैरह, जो भी उसका यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। यही एक कारण है कि एक्चुअली क्या हम अभिलेख वगैरह, शिलालेख वगैरह मिले हैं, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह मिले हैं, इसके बेसिस पे हम जान पाते हैं कि कौन कौन से राजाओं ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी लड़ी, कौन जीता, कौन हारा, ठीक है। तो इसलिए हम उनके बारे में जो है काफ़ी सारी चीज़ें जान पाते हैं। लेकिन अगर बात करें हम शिकारी की, मछुआरे की, संग्राहक की, किसान की, पशुपालक की, तो ये क्या आम इंसान होते हैं, तो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। भाई नॉर्मल इंसान है, ये नॉर्मल लाइफ जीते हैं अपनी, तो इनको कहा है कि ऐसा कोई स्पेशल वर्क होता नहीं है, बस सामान्य ज़िंदगी होती है इनकी, कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता किसी भी प्रशासनिक लेवल पे या कहीं भी लेवल पे, बस एक जनरल लाइफ जीना।
तो ये क्या है कि अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे भाई, जाहिर सी बात है कि उस चीज़ का लेखा जोखा रखा भी नहीं जा सकता है ना, जनरल लाइफ है। और पुरातत्व की सहायता से हमें अनेक जीवन को उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है भाई। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी हेल्प से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, ठीक है, कि राजा महाराजाओं वगैरह के जो भी हमें के स्रोत प्राप्त हुए, तो जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे शिलालेख वगैरह या फिर मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह हो गई, ये क्या बहुत सारी नष्ट हो गई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा की वजह से या फिर कोई आक्रमण वगैरह की वजह से, इन सब चीज़ों से जो काफ़ी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, इसकी वजह से हम इसे बहुत सारी चीज़ों को इनके बारे में नहीं जान पाए हैं, ठीक है। का मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसी कोई जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक या कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो है बताया जाता है कि ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, कि ईसा मसीह के जो जन्म की तिथि है उसे 0 माना गया है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, मतलब ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया। अब अगर कोई 2000 बोल रहा है, 2000 एडी है ना, एनो डोमिनी, तो 2000 एडी का क्या मतलब है कि जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे 2000 साल बाद की बात है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। मतलब अभी आगे अपन देखते हैं, उससे क्या आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इतिहास की तिथियाँ, अंग्रेजी में क्या होता है, 2 वर्ड होते हैं कि BC होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात, ठीक है, 0 से पहले की, ठीक है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD आफ्टर वो एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन वर्णों से बन के बना। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब ईसा मसीह का जन्म जो हुआ 0 पे हुआ तो उर्स के वर्ष से, ठीक है, तो एनो डोमिनी हो गया। कभी कभी AD की जगह CE, ठीक है, कॉमन एरा, तथा BC की जगह BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो AD की जगह कभी कभी क्या यूज होता है, कॉमन एरा CE, ठीक है, और BC की जगह क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर, हाँ ये हो ही गया। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, ठीक है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में अगर इस तरह की तिथि का उपयोग करना कब से स्टार्ट हुआ, तो कम से कम 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजों के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले से है। बिफोर प्रेजेंट का भी यूज करते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट हो गया, बिफोर कॉमन एरा हो गया या फिर बिफोर प्रेजेंट हो गया, ये तीनों वर्ड यूज होते हैं। और उसके लिए वो हो गया एनो डोमिनी हो गया या फिर कॉमन एरा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अन्यत्र जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ था। भाई जाहिर सी बात है, लिपि और भाषाओं का प्रयोग तो होता ही अभिलेख के लिए। अगर लिपि नहीं होगी तो लिख नहीं सकते। भाषा जो होती है, भाषा ही तो होती है जिसमें लिपियाँ होती है, ठीक है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है कि जब ये शिलालेख के अभिलेख लिखे गए थे उस टाइम कौन सी भाषा का उपयोग होता था। आज जो है एकदम मतलब सुधार होता जा रहा है, या फिर हम जो आज भाषा जानते हैं जरूरी नहीं कि हम उस टाइम की भाषा भी जानते हो। रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है जो कि नॉर्मल एक छोटे लेवल पर बोली जाती है, उस तरह की भी लैंग्वेज हो सकती है। विद्वान यह कैसे जान पाते कि यह क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका पता जो है विद्वान क्या करते हैं, अज्ञात लिपि जो है इसका अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है, इसका जो अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। भाई ये जो अज्ञात लिपि की हुई है उसको जानने की एक प्रसिद्ध कहानी है उत्तरी अफ्रीकी देश है एक मिस्र, वहाँ की। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, ठीक है। उन्होंने जो ये अभिलेख लिखवाए हैं उनके बेसिस पे हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, बाकी का प्रॉपर तो नहीं पता कुछ भी। तो ये आप देख सकते हो, ये पी का मतलब ये स्क्वायर हो गया, ये अर्ध सर्किल हो गया टी, ये ओ मतलब ये पता नहीं क्या है ना। ये एल मतलब लॉइन हो गया, ये एम का मतलब है साइन, ये आई ये फरसा टाइप कैसे आई, ये एस बैंड टाइप का सा है ये, ठीक है। तो ये एक अलग है। उसी प्रकार ये दूसरा दे रखा है, और इसी प्रकार जो है ये दूसरा अभिलेख है
इसमें ये के, ये ट्राइंगल, एल लॉयन हो गया, ये आई फरसा टाइप का सा, ये ओ, ये सेम स्ट्रक्चर ये है ना, ये पी, ये हो गया स्क्वायर, ये ए, ये कोई पक्षी टाइप का सा है ना, ये रहा ए पक्षी सा, ये डी टी, ये इस तरह की स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से अपन जो है एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन बहुत सारे जो है अभिलेखों को क्रॉस चेक करके, हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इस तरीके से। ठीक है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। ठीक है, मिस्र का एक उत्तरी तट है, वहाँ पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। ठीक है, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2, एक तो यूनानी और मिस्र लिपि के 2। ठीक है, तो एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं या लिपियों में मिला है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं, कुछ जो विद्वान है वो तो यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ क्या राजा और रानियों के नाम जो है एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता है। कारतूस किसे कहा जाता है कि छोटे से फ्रेम में राजा रानियों के नाम जो हैं दिखाए गए हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। इसके बाद क्या कि यूनानी और मिस्र संकेतों को अगल बगल में रख के मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों को पहचाना। ठीक है, अगल बगल में रख के मिलाने की कोशिश करी कि हाँ इससे कौन सा वर्ड बन सकता है या कौन कौन सा वर्ड बन रहा है, इस तरीके से। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, एल अक्षर के लिए लॉयन हो गया शेर। ठीक है, ए अक्षर के लिए एक चिड़िया हो गई। ठीक है, के चित्र बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। ठीक है, ओके, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।